नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं आज टिकरी बॉर्डर। हम मांगेराम जो श्री स्वर्गीय मांगेराम जी हैं, वो संस्थापक हैं भारतीय किसान यूनियन के, तो उनके पंडाल में पहुंचे हैं, उनके डेरे में पहुंचे हैं। और जो यहाँ पर मनदीप मलिक जी हैं, युवा हैं, चेहरा काफ़ी एक्टिव हैं जो किसान आंदोलन में और बुज़ुर्गों के साथ तालमेल से यहाँ पर आंदोलन में डटे हुए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आंदोलन के बारे में उनकी जो रणनीतियाँ हैं वो कैसे चल रही हैं और सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे आ जाएं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। तो आप इतने लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार की हर बात के ऊपर निगाह रखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है और आंदोलन की तरफ से क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और किसान आंदोलन के ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जैसे अभी कसार गाँव की घटना को लेकर जातिवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है कुछ शरारती तत्वों की वजह से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। 7 साल से जब से बीजेपी सरकार सेंटर में आई है, जितनी भी घटनाएं घटी है वो एक परिप्लान और साजिश के तहत घटी हैं। आप कोई भी घटना देख लीजिए, जाट आरक्षण देख लीजिए, पटेल आंदोलन देख लीजिए, यूपी के अंदर घटना देख लीजिए, पुलवामा देख लीजिए, गोलन घाटी का देख लीजिए, नक्सली हमला देख लीजिए। और जब से 7 महीने किसान आंदोलन को चलते हुए हो गए, तरह तरह के आरोप लगाकर और एक पूरी आंदोलन को बदनाम करने की विभिन्न साजिशें रची गई। लेकिन किसान इतने मजबूत इरादे और गांधीवादी विचारधारा लेकर, गांधीवादी और भगत सिंह की जो विचारधारा है उनके साथ ये आंदोलन चल रहा है। हमारे देश के तमाम बुद्धिजीवी और जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है, वो इस आंदोलन के अनुयायी बने हुए हैं, वो इस आंदोलन की जो नेतृत्व कर रहे हैं। आप जो अब जो इस समय कसार गांव की घटना घटी, मेरी संवेदनाएं मुकेश नाम का व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई है, जिसने आत्महत्या की, उसके प्रति और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उसके बाद उसके बाद जो सारी घटनाएं क्रम हुआ, जैसे योगेश्वर दत्त का, अरविंद शर्मा का, रमेश कौशिक का और तमाम ऐसे बीजेपी के पदाधिकारी, एमएलए, एमपीज के जो बयानबाजी आए, उससे ये स्पष्ट झलक रहा है कि मौत तो वो प्राकृतिक है। देखिए, अनहोनी के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता, वो एक घटना होती है कोई रोक नहीं सकता उसको। उसके बाद साजिश रची गई। जैसे ही उस मुकेश हॉस्पिटल में ले जाया गया हमारे किसान साथियों के द्वारा, वहाँ पुलिस बल आई और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, जिसके दबाव में मुकेश ने अपने बयान पलटे। जब उसको आगजनी हो रही थी एक टेंट के अंदर, तब उसने जब आग लगाई, तब उसको बचाने के लिए हमारे साथियों ने, किसानों ने बहुत प्रयास किए और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई जब वो आग लगी हुई थी। उसने जब शुरुआत की, उसके पहले के बयान और बाद के बयान अलग अलग हैं। पुलिस के दबाव में और इस करके उसने अपने बयान बदले हैं। उस साजिश इसलिए है कि एक बात बताइए, जब एक टेंट में आग लगी हुई है, साथ में लगे हुए टेंट वाले व्यक्ति को ये नहीं पता कि भाई साथ में हो क्या रहा है, और 150 किलोमीटर दूर बैठे हुए योगेश्वर दत्त को ये पता चल जाता है कि ये जातिगत हमला है। 1 घंटे के बाद मनोहर लाल खट्टर ये बयान देता है कि ये जातिगत हमला है, ये किसानों ने उसकी हत्या की है। और दूसरी बात है, अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक और यहाँ का जो एक पूर्व एमएलए है कौशिक है, उनके बयानों से ये स्पष्ट झलक रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए ये एक मौत को, एक आत्महत्या को हत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, समय फैसला करता है। सारी दुनिया जान चुकी है कि पिछले 7 महीने से अलग अलग आरोप लगा के आंदोलन को पहले से ही बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो ये भी उसी प्रकार की कोशिश है। लेकिन इसमें ये लोग बिल्कुल सफल नहीं होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जांच कैसे होगी जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और एमपी ने कह दिया, एमएलए ने कह दिया, तो ऐसे कौन से पुलिस अफसर, एसपी, डीएसपी या इंस्पेक्टर की औकात है कि उस आत्महत्या को हत्या में साबित कर दे या उसकी जांच कर ले? उन्होंने तो फुल स्टॉप लगा दिया। मनोहर लाल खट्टर ने तो ये फैसला ही कर दिया कि भाई ये तो हत्या हुई है। अरे भाई जांच कर लो, उसके सबूत, इस बात के सबूत है, प्रमाण है कि वो जो
उसने कहा, जो वीडियो उसने रिकॉर्ड की थी कि भाई मैं जो मेरे पारिवारिक रंजिश है उसकी वजह से और पारिवारिक क्लेश की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और जब वो अपना पर्स यानी बटुआ घर पे छोड़ के आता है और फ़ोन भी घर पे छोड़ के आता है तो चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं कि ये उसने पहले से ही तय कर लिया था कि भाई आत्महत्या आज करनी है। तो ये विभिन्न प्रकार के आरोप लगा के ये बीजेपी सरकार के जितने एमपी एमएलए हैं इनकी मंशा देश के प्रति भी और आंदोलन के प्रति भी सही नहीं है। कोरोना काल में भी जो किसान आंदोलन है उसके और ऊपर आरोप लगते रहते हैं, तो कोरोना काल में जो आरोप लगे हैं उन पर क्या कहना आपका? देखिए, वही बात है ना, कोरोना को तो इन्होंने एक बिजनेस बना दिया। कोरोना के दौरान जो लापरवाही बरती गई हमारे सरकार के द्वारा, हमारे देश के पीएम सीएम ने कहा कि लाशों की गिनती करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, तेरे घर से तो कोई मरा नहीं, तेरा रिश्तेदार नहीं मरा, तो तुम्हें दूसरे के गरीब किसान मजदूर और आम आदमी मौत से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये निर्दयी और ये साजिशकर्ता लोग हैं। ये कोई आम आदमी या सामाजिक लोग नहीं है, ये आम आदमी इंसानियत के हत्यारे और साजिशकर्ता लोग हैं। कोरोना 2005 में एक कानून बना था, आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि महामारी या आपदा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सरकारी मुआवजा उस व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिया जाए, आर्थिक मदद दी जाए। लेकिन इन्होंने सारे फर्जी दस्तावेज पेश करके मौतों का जो आंकड़ा है कोरोना काल में वो 3 लाख समथिंग दिखाया है, जबकि जो एक्चुअल में डेथ हुई है कोरोना से, जो महामारी से, वो 50 लाख के करीब है। हिंदू धर्म का ये एजेंडा चलाते हैं। हिंदू धर्म के लिए इन्होंने किया क्या है? हिंदू धर्म में जब ये महामारी फैली तो इन्होंने तो लाशों को चील कुएं खा रहे थे, नदियों में फेंक दिया, नालों में फेंक दिया, यार उनको एक कफन तक नसीब नहीं हुआ। और उनकी मौत का, आम आदमी की मौत के ऊपर ये हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा जब कोरोना से लोग हमारे नदियों में फेंके जा रहे थे, समंदर में फेंके जा रहे थे, तो बंगाल में रैलियां कर रहा था। ममता को एक औरत, एक लेडीज़ को वो सम्मान ना देके दीदी और दीदी जैसे घटिया अपशब्दों के साथ उसने अपनी जो मानवता है और जो चरित्र है उसकी हनन किया है। और राजनीति की जो परिभाषा है वो काफ़ी एक बीजेपी के द्वारा आने से काफ़ी बदली है। हमारे देश की राजनीति काफ़ी गर्त में जा चुकी है। और कोरोना काल के दौरान जो फर्जीवाड़ा हुआ है, आम जनमानस की जो लूट हुई है, हॉस्पिटल ने और दवाइयों ने जो किसान को, आम मजदूर को और देश की आम जनता को जो लूटा है, वो एक देश के फर्जी राष्ट्रवाद, मैं कहूँगा कि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो फर्जी राष्ट्रवाद है। वो कोरोना के सामने हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से नंगा हो चुका है। हाल फिलहाल में जो दिल्ली में सर्वदलीय मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उसमें क्या नज़र आता है कि भाजपा का उसमें उद्देश्य क्या है? भाजपा का जो उद्देश्य है, ये हर चीज़ों को पहले प्री प्लान करते हैं। यूपी के अंदर इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शनों को जीतना आरएसएस का मेन एजेंडा है। उसको जीतने के लिए जितनी भी यहाँ जो घटना घटी आंदोलन की, कसार की हुई या सिंधु बॉर्डर पे पंचायत हुई थी, जो लोग आंदोलन के खिलाफ थे उन्होंने आंदोलनकारियों को उठाने के लिए जो पंचायतें रखी, उसके बाद जब ये नेताओं से, जम्मू कश्मीर के नेताओं से बात कर रहे हैं और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो जो बैनर पे नहीं लगाता, ये जो सारे एजेंडे हैं ये यूपी के इलेक्शनों को जीतने के लिए और लोगों को जो उनके मेन मुद्दे हैं, जो जीवन के जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, उनसे भटकाने के लिए ये इस प्रकार के धर्म के और जातिगत दंगे और धर्म में बांटने की जो राजनीति है उसका ये प्री प्लान्ड और उसकी साजिश का ये हिस्सा है। इस करके वो जम्मू कश्मीर के नेताओं से मीटिंग कर रहा है। और ये हमारे देश के अंदर अब तक जितने भी जातीय दंगे हुए हैं सभी बीजेपी, हिंदू धर्म की इनकी जितनी शाखाएं और आरएसएस के द्वारा एक प्री प्लान से और एक साजिश के तहत हुए हैं। तो ये मनदीप भाई मलिक थे, तो इन्होंने अपने विचार बेबाकी से रखे हैं और ये अपने विचार जब भी रखते हैं तो बहुत ही तथ्यों के साथ रखते हैं, खुले दिल से रखते हैं और जातिवाद और धर्मवाद की जो राजनीति हो रही है उसका विरोध करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी जो भड़काऊ अपीलें आती हैं उनसे बचें और समाज को एक अच्छा माहौल दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।